नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पुणे पोर्शे हिट एंड रन मामले से, जिसमें नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत मिल गई है। 10 दिन पहले इस मामले में सुनवाई हुई थी और आज पुणे की सेशंस कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। 19 मई को नाबालिग आरोपी ने पोर्शे कार से 2 लोगों को कुचल दिया था। इस घटना में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। नाबालिग आरोपी कथित तौर पर नशे में था। इस मामले में नाबालिग आरोपी और उसके पिता के साथ उसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया था। जी बिल्कुल, पुणे कार एक्सीडेंट मामले में लगातार नए पहलू सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जो नाबालिग आरोपी के पिताजी हैं, उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। इन 3 मामलों में सबसे पहला मामला जो है, वो नेग्लिजेंस का मामला जो था, वो दर्ज किया गया था, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सेक्शन 77 और 75 के अंतर्गत इस मामले में उनको जेल भेजा गया था सबसे पहले। उसके बाद दूसरा मामला जो था, वो था जो ड्राइवर था, इनके परिवार का जो ड्राइवर था, उसने परिवार के जो पिताजी हैं, उनके खिलाफ और दादाजी के खिलाफ उनकी किडनैपिंग का केस किया था। वो दूसरा केस जो है, वो नाबालिग आरोपी के पिता पर लगाया गया था और उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा था। और तीसरा मामला जो है, वो नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल के साथ छेड़खानी करने का मामला था, हेर-फेर करने का मामला था। उसमें नाबालिग के आरोपी के पिता को जेल जाना पड़ा था। अब इसमें जो नाबालिग आरोपी के पिता हैं, उनको थोड़ी-सी राहत मिली है, क्योंकि आज पुणे सेशन कोर्ट में जो पहला मामला था, नेग्लिजेंस का मामला था, इस नेग्लिजेंस के मामले में पुणे क्राइम ब्रांच और पुणे पुलिस ने सेक्शन 77 और 75 के अंतर्गत केस दर्ज किया था, जो कि नेग्लिजेंस का केस होता है। उसमें अब नाबालिग आरोपी के पिता को बेल मिल गई है, मगर अभी भी वो जेल के बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी 2 केसेस हैं जो उन पे चल रहे हैं, जिनके लिए वो जुडिशियल कस्टडी में अंदर है। आज इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन इसके लिए भी था, क्योंकि एक तरफ आज नाबालिग आरोपी के पिता को बेल मिल गई, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट में नाबालिग आरोपी की चाची द्वारा हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की गई थी, जो कि उनके इलीगल अरेस्ट के अंतर्गत की गई थी। तो कोर्ट में जो है, आज फैसला सुरक्षित रख दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इस बारे में अब ऑर्डर 25 तारीख को 25 जून को सामने रखा जाएगा। इस पूरे आर्गुमेंट के दौरान दोनों पक्षों के बीच में गहमा-गहमी हुई और इस पूरे मामले में जो है, वो आर्गुमेंट्स की गईं। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 25 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, और वहीं दूसरी तरफ अभी जो 2 केसेस नाबालिग आरोपी के पिता पर हैं, उन पे आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है और कोर्ट किस तरीके से आगे बढ़ता है। और अब अगली खबर महाराष्ट्र के जलगांव से, जहां भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया, जिसमें 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया गया। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि 8 दिन पहले एक नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोग गुस्से में थे और पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाई तो भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और मांग करने लगी कि आरोपी को उसके हवाले कर दिया जाए। सुनील सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जलगांव का जामनेर थाना भीड़ का शिकार बन गया। लोगों ने पुलिस वालों पर जमकर पथराव किया। थाने के बाहर खड़ी गाड़ी को भी आग लगा दी। कई पुलिस वाले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ असामाजिक तत्व जमा हो गए पुलिस स्टेशन के पास और उन्होंने पुलिस उनको कंट्रोल कर रहे थे, समझा रहे थे। बीच में ही उन्होंने पत्थरबाजी की है पुलिस स्टेशन की दिशा में। उसमें करीब 7-8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, तो उनको हमने अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। उसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। 11 जून को 35 साल के शख्स ने 6 साल की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। हफ्ते भर बाद पुलिस ने उसे भुसावल से पकड़ा और जलगांव लेकर आई। पीड़ित परिवार और इलाके के लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वो थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपी को अपने हवाले करने की मांग करने लगे। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें हटाना चाहा तो पुलिस पर ही हमला कर दिया। कुछ असामाजिक लोगों ने इस संवेदनशील परिस्थिति का फ़ायदा लेते हुए पुलिस स्टेशन पर पथराव किया। अबाउट 5-7 मिनट में पुलिस की जो पूरी यंत्रणा थी, वहाँ पर पुलिस के एसपी हो, एडिशनल एसपी हो
और पूरी जो सीनियर पुलिस अधिकारियों की टीम थी उन्होंने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम में पूरी परिस्थिति में मतलब नियंत्रण लाने की पूरी कोशिश की। 5 से 7 मिनट में पूरी परिस्थिति नियंत्रण में आ भी गई। 6 पुलिस कर्मचारियों को चोट लगी है। इसमें माइनर इंजरीज है, परंतु उनको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए व्यवस्थित औषध उपचार करने के लिए उनको जलगांव शहर में शिफ्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसे कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। निश्चय ही सरकार को इस पर काम करना चाहिए। लोगों में अब इस सरकार के लिए अच्छी भावनाएं नहीं हैं और न ही इस सरकार पर विश्वास है। जिस प्रकार जलगांव की घटना घटी है, मन को विचलित करती है। एक मासूम बच्ची के साथ जिस प्रकार का कुकर्म किया गया और उसके बाद आरोपी को पकड़ने में 8-9 दिन का समय लगा, तो जनता सड़कों पे तो आएगी ही, जनता में गुस्सा होगा ही। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गया है। अपराधियों में भय नहीं रहा। अगर अपराधियों में पुलिस का डर रहे, कानून का डर रहे, तब वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन ये जो उदासीन सरकार बैठी है, इसके रहते ये होना असंभव लग रहा है। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके मशहूर विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम भी मानते हैं कि इस तरह के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे उतने फास्ट नहीं चलते जितने चलने चाहिए। पुलिस कर्मी की भी ये नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबूत स्ट्रॉन्ग इकट्ठा, मेडिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक एविडेंस की चेन जुड़ाना होगा। सरकारी उदासीनता, पुलिस की लापरवाही, न्याय में देरी और भ्रष्टाचार, ऐसी कई वजह हैं जिनसे जनता त्रस्त है। ऐसे में जब सब्र का बांध टूट जाता है तो वही होता है जो जामनेर में हुआ। जलगांव से मंगेश जोशी और मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। महामारी कोविड के दौरान जब सड़कों पर कोई नहीं था तो फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर स्वास्थ्य सेविकाएं मौजूद थी। मराठा आरक्षण को लेकर सर्वे हो या फिर इलेक्शन ड्यूटी, तमाम जिम्मेदारियां इनके कंधे पर होती हैं। लेकिन फिलहाल ये BMC से सरकार से नाराज चल रही हैं और 4000 की संख्या में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और चेतावनी है कि आचार संहिता खत्म होते ही ये पूरी तरह से कामबंदी भी करेंगी। मुंबई पर मानसून के दौरान इसका क्या असर पड़ सकता है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई वासियों की सेहत का ध्यान रखने वाली स्वास्थ्य सेविकाओं को फिर सड़कों पर उतरना पड़ा है। MLC चुनाव को लेकर शहर में आचार संहिता लागू है। ऐसे में तकरीबन 4000 स्वास्थ्य सेविकाएं अपनी शिफ्ट पूरी कर आजाद मैदान पर धरना देने पहुंचती हैं। कोई तो बीमारी की हालत में वहां पहुंच रही हैं, तो कोई अपने बच्चे के साथ आने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि कोविड हो, मराठा सर्वे हो, केंद्र या फिर राज्य की स्वास्थ्य योजनाएं ही क्यों ना हो, ये सब पूरा करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही डाली जाती है। लेकिन वेतन और सुविधाओं के मामले में इनसे सौतेला व्यवहार हो रहा है। आंदोलन के कारण कई अहम स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं और आचार संहिता उठने के बाद सीधे काम बंदी होगी। प्रशासन क्या करती है, जब हम मांगने आते हैं आजाद मैदान में, तब क्या करते हैं, खासदार आमदार यहाँ पे आते और क्या बोलते हैं, हम तुम्हारा ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, और हमारे से सब काम करके लेते। बाद में हम लोग जब जाते तब क्या बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम ये सरकारी के तुम लोग कर्मचारी नहीं है, तो हम लोग तुमको कैसे सुविधा देंगे, तुम्हारे तो कुछ बेनिफिट भी नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं है। हमारे यहाँ पे ना अभी मराठा आरक्षण भी हुआ था, तो उस टाइम उनका पेमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है। अभी जैसे डेंगू के बहुत सारे पेशेंट मिल रहे, तो यहाँ पे डेंगू की वजह से डेथ भी हुआ है हमारे एरिया में। फिर भी इतना सब हम CHV देख लेते, फिर भी यहाँ पे हमें कोई ध्यान में नहीं लेता है। पेशेंट वगैरह है या फिर इम्यूनाइजेशन है या फिर प्रोटेक्शन है, वो सब CHV करते हैं। वो अगर नहीं हुआ तो पूरा जो कुछ भी डिजीजेस है वो बहुत सारे फैल सकते हैं। और जब भी और एक बात आपको कहना है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जब ये कोविड था तभी ये ग्राउंड रोड पे सिर्फ CHV थे, बाकी रोड पे कोई नहीं था। अरे जहाँ पे पेशेंट उनको है, पेशेंट मिलता है, तो उनके घर में जाके पूरा जो कुछ भी व्यवस्था बोलते हैं वो CHV ही करते थे, और फिर पेशेंट को एम्बुलेंस में बिठाने तक CHV करते थे। वो सब उनके टाइम, वो जब भी कोविड था, उनके पास से सब दे हैव टेकन वर्क फ्रॉम CHVs, लेकिन अभी उनको कुछ दे नहीं रहे हैं। सबसे अमीर महानगर पालिका BMC की 3700 आरोग्य सेविकाएं और 1500 आशा वर्कर हड़ताल कर रही हैं। फिलहाल 11800 के वेतन पर काम कर रही आरोग्य सेविकाएं न्यूनतम वेतन 18000 किए जाने के बरसों पुराने वादे को पूरा करने की मांग कर रही हैं।
वेतन बढ़ाने के साथ ही भविष्य निधि और पेंशन के प्रावधान की भी मांग है। वहीं 1650 रुपए पाने वाली आशा कार्यकर्ता 6000 रुपए की मांग पर अड़ी हैं। 2015 में अदालती आदेश और राज्य सरकार के वादों के बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। मैं एक जॉब पे लग के 30 साल हो गए। 200 से अभी मैं 12,000 तक हम लोग पहुँचे हैं। पहले ज़्यादा काम नहीं था, मगर इतना प्रेशर है। अभी मराठा सर्वे किया, मुख्यमंत्री सर्वे किया, बीसीसी सर्वे है, और अभी इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में भेजते हैं, और पोस्टर लगाने भेजते हैं। बहुत सारे काम है। पोस्टर भी लगवाते हैं हमसे। पॉलिटिकल पोस्टर नहीं, पॉलिटिकल पोस्टर नहीं, हमारे जो बीएमसी के पोस्टर है वो लगवाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लेक्चर देते हैं। अभी ओआरएस का सर्वे चालू है, उसमें हम लोग को सर्वे करना पड़ता है। कितने ओआरएस दे, कितने बच्चे बीमार है, कितने आदमी बीमार है, किसको ओआरएस दिया, किसको नहीं दिया, कौन है, वो पूरा टोटल लाके रिपोर्ट देना पड़ता है हेल्प पोस्ट में। तो इतने हम बहुत सारे काम करते हैं, मगर बीएमसी हम लोग को अभी नहीं बोल रही है कि दे रहे। हम लोग लेबर कोर्ट में केस जीते हैं, और हाई कोर्ट में भी हम लोग जीते, और हमको किमान वेतन देना उनको ज़रूरी है, पेंशन भी देना ज़रूरी है। अभी बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, आप अगर वर्ल्ड में आप फर्स्ट बीएमसी को नाम लेते हैं कि रीच है करके बीएमसी में, तो आपने देना चाहिए ना। आप बोलते हैं कि ये काम करो, तो वो काम करो, सब काम करते, मगर बोलते तुम हमारे एम्प्लॉय नहीं है। ये गलत बात है ना। एक स्वास्थ्य सेविका पर 1500 घरों यानी कि करीब 4000 की जनसंख्या की जिम्मेदारी होती है। कम वेतन और बिना पर्याप्त सुरक्षा सुविधाओं के पसीना बहा रही इन हेल्थ वर्कर्स की ताकत बड़ी है। लोग कह रहे हैं कि कामबंदी हुई तो महामारी से संभली मुंबई की स्वास्थ्य की गाड़ी फिर पटरी से उतरने में समय नहीं लगेगा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां फिर से एक बार विकास के नाम पर सैकड़ों पेड़ों की बलि देने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार कर लिया है। लेकिन किस तरह से लोग विरोध में उतर आए हैं, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अगर बरगद और पीपल और ये सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो जो बाकी एनवायरनमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो आप समझ सकते हो कितना कुछ एनवायरनमेंट में डैमेज होगा। हम रोड को अगर चौड़ी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि सुगमता चाहिए ट्रैफिक में, तो उसके और तरीके भी तो होते हैं ना। ये बस पीपल का एक पेड़ नहीं, उत्तराखंड का पितामह है। इसने उत्तराखंड पर नेपाल का आक्रमण देखा, सेंगोली की संधि देखी, देश का पहला स्वाधीनता संग्राम देखा। इसके सामने से होकर ही अंग्रेज़ देहरादून से मसूरी पहुँचे। जब देश आज़ाद हुआ तब भी ये पौने 200 साल का था। 1805 में जब उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूकंप आया तब इसने जड़ें जमाई और आज भी जमा हुआ है। ना जाने कितनी ही पीढ़ियों को इसने अपनी छाँव दी, लेकिन ये छाँव अब छिनने वाली है। अगर आज की सरकार की चली तो करीब 250 साल पुराना ये पीपल का पेड़ काट दिया जाएगा। इसका बिल्ला नंबर छप चुका है, पेड़ नंबर 160। सड़क चौड़ी करने की सरकार की जिद करीब 9 मीटर गोलाई वाले इस पेड़ की जान लेने वाली है। साथ में कई और पेड़ों की जान भी खतरे में है। मुख्यमंत्री और राजभवन से लेकर दिलाराम चौक तक 4 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में 240 पेड़ काटने का एक मसौदा तैयार किया गया। उस पर नंबर्स भी लिख दिए गए। ये 160 नंबर का जो पेड़ है, पीपल का पेड़ है, लगभग 250 साल पुराना पेड़ है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 250 साल पुराना है। इसके अलावा भी इस रूट पर कोई 80 साल, कोई 50 साल के पेड़ है, उनको भी काटा जा रहा है। इस पेड़ की अगर चौड़ाई की बात करें तो इस 160 नंबर से, क्योंकि ये बताना बेहद ज़रूरी है कि ये आखिर कितना चौड़ा पेड़ है और इसकी महत्वता, क्योंकि पीपल के पेड़ की तो होती है। ये इसकी पूरी चौड़ाई 317, यानी ये पूरा अगर जोड़ा जाए तो लगभग इससे शुरू किया था तो ये 317 सेंटीमीटर, और एक हिसाब से लगाया जाए 9 मीटर और लगभग 27 फीट ये चौड़ा 250 साल पुराना पीपल का पेड़ भी अब काटे जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, जबकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, एनवायरनमेंट और मौसम चक्र में बिल्कुल बदलाव आ गया है, तो ऐसे में पेड़ ज़्यादा लगाएं। देहरादून की शान इस हरियाली को बचाने का बीड़ा उठाया है कई आम लोगों ने। सिटीजन फॉर ग्रीन दून संस्था ने सभी लोगों से अपील की है कि इन पेड़ों को बचाने के लिए वो आगे आएं।
160 नंबर से जाना जा रहा है, मगर इसको जाना चाहिए कीस्टोन स्पीशीज़ से, क्योंकि बरगद, पीपल और नीम जो है वो कीस्टोन स्पीशीज़ हैं। वो पूरे के पूरा जो आसपास का जो इलाका है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर बरगद और पीपल और ये सारे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो जो बाकी एनवायरनमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे धर्म से ही अगर मैं इसे जोड़ूं तो पीपल और ऐसे पेड़ों की एक बहुत महत्वता है, तो इसको कैसे काट दे रहे हैं। हम रोड को अगर चौड़ी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि सुगमता चाहिए ट्रैफिक में, तो उसके और तरीके भी तो होते हैं ना। चिपको जैसे आंदोलन को जन्म देने वाला उत्तराखंड अब ऐसे हजारों पेड़ों को काटने का गवाह बन रहा है। जानकार मानते हैं कि विकास की अंधी दौड़ उत्तराखंड के जंगलों पर आफत की तरह आई है। खलंगा के जंगलों की जान अभी पूरी तरह बख्शी नहीं गई है। कई जगहों पर तो भूमाफिया भी जंगलों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। उसने देहरादून का क्या हाल कर दिया है। चिपको का प्रदेश, पर्यावरण के बड़े आंदोलन सुंदरलाल बोगड़ा का प्रदेश, चंडी प्रसाद भट्ट का प्रदेश, गौरा देवी का प्रदेश, और पिछले 2008 से 2023 के बीच में सबसे ज़्यादा जंगलों का विनाश इस प्रदेश में किया गया है। इसमें सरकार सबसे आगे है। उसके अलावा जो ये सरकार समर्थित जो भूमाफिया ने जो ये क्लस्टर्स बन गए, जो अर्बन क्लस्टर्स बन गए, चाहे देहरादून है, चाहे हल्द्वानी है, चाहे कोटद्वार है, इस फ्रिंज में जितने भी पेड़ थे, बगीचे थे, वो 10 से 15 लाख से ज़्यादा पेड़ तो अकेले, ये एक असेसमेंट ये है कि देहरादून में कट गए। हमारे यहाँ पर इस दौरान 14,141 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसका डाइवर्जन हुआ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। और ये जो प्रवृत्ति जो है जंगलों के काटने की, कटने की, विकास के नाम पर, ये आज के इस क्लाइमेट क्राइसिस के दौर में एक बहुत बड़ी चिंता भी कहेंगे, सबब भी कहेंगे। पेड़ों को बचाने के लिए जिस राज्य में चिपको आंदोलन चला, वही राज्य देश के उन राज्यों में नंबर 1 है जहां पर विकास के नाम पर सबसे ज़्यादा जंगलों का कटान किया गया। इस हिमालयी राज्यों में गर्मी अपना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, बारिश भी कम हो रही है और बर्फबारी भी कम देखने को मिल रही है। ये सब प्रकृति के अलार्मिंग इंडिकेशन है, और इन इंडिकेशन को देखकर भी अगर विकास के नाम पर लगातार पेड़ों पर आरियां चलती रही, तब यही समझा जा सकता है कि ये विकास नहीं बल्कि विनाश है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और देश और दुनिया में किस तरह से मनाया गया योग दिवस, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। देश हो या विदेश, पूरी दुनिया योगमय बनी हुई दिखी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खूब उत्साह हर जगह नजर आया। भारतीय सेना भी योग करती हुई दिखी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की असीम ताकत और सामर्थ्य की निशानी है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय सेना के तीनों धड़े समंदर से लेकर आसमान और आसमान से लेकर जमीन तक योग के एक सूत्र में बंधे नजर आए। समंदर की लहरों के बीच भारतीय नौसेना की शान युद्धपोत INS तरकश पर नेवी के जवान और अफसर योग में शामिल होकर अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत पेश कर रहे थे। INS तेग पर नेवी के जवान और अफसर योग कर अपनी सामरिक ताकत के पीछे के मानसिक और शारीरिक बल को परखते नजर आए। समंदर में दुश्मनों को थर्राने वाले INS विक्रमादित्य पर भी नेवी के जवान और अफसर पूरे मन से योग में लीन नजर आए। INS शिवालिक पर भी समंदर की लहरों का सीना चीरते हुए पूरे मनोयोग से नेवी के जवान और अफसर योग करते दिखे। भारतीय नौसेना के जवान अफसर समंदर के बीच योग करते नजर आए तो देश की राजधानी दिल्ली में
नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी योग में लीन नजर आए। समंदर के बीच योग के साथ सेना की अर्धसैनिक टुकड़ी जमीन पर भी योग कर रही थी। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान और अफसर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए तो यहाँ का नजारा अलग ही था। उधर जैसलमेर के रेगिस्तान में भी बीएसएफ जवानों ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी यानी ऊंटों के साथ योग का अनोखा नजारा पेश किया। कोलकाता में भी बीएसएफ के जवान और अफसर योग दिवस पर एक साथ योग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 41 बीएनएसएसबी के साथ नेपाल पुलिस के जवान भी योग करते नजर आए। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मुगुथांग सब सेक्टर में आईटीबीपी के जवानों ने योग में भी अपनी प्रतिभा दिखाई, जैसा वो सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। जमीन से हिमालय के पहाड़ तक योग एक सूत्र में बंधा नजर आया। कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना के जवान एलओसी पर योग करते नजर आए तो इनके साथ डॉग स्क्वाड भी योग करता दिखा। हिमालय के शिखर पर लद्दाख इलाके में पैंगोंग टीएसओ लेक के तट पर स्कूली बच्चों ने भी योग करके ये बताया कि योग हमारी भारतीय शिक्षा के संस्कार और संस्कृति का कितना बड़ा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये विहंगम नजारे जाहिर तौर पर भारत के साथ साथ प्राचीन काल से भारतीय जीवन पद्धति का हिस्सा रहे योग के दुनिया भर में विस्तार की गवाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।